हर पेशेंट जो आता है वो बताता है कि मुझे पीसीओ है। पहले हम कहते थे कि पीसीओ जो है वो ओबेसिटी के साथ है, और वाकई देखते भी यही थे कि जो बच्चियां या औरतें ओवरवेट होती थी उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही होती थी। पेशेंट ने इतना कुछ ये सुन रखा है कि वो नॉर्मल जो बाल हैं उसको भी आके बाज़ औक़ात माएँ ले आती हैं बच्चों को कि जी इसके बाल आ गए। वो बाल नॉर्मल हैं। आपकी चीज़ें क्यों चेंज हो रही हैं आपकी माँओं से, आपकी दादियों से? क्योंकि आपका लाइफ़स्टाइल और आपकी डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं आपकी माँओं से और आपकी दादियों से। एक जो बहुत कॉमन सवाल होता है, पेशेंट कहीं से भी सुन के आ जाता है कि अल्ट्रासाउंड पे उसका पीसीओ आ गया, पॉलीसिस्टिक ओवरी आ गई। वो आके बताता है मुझे सिस्ट हो गई है। जस्ट सिस्ट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। सिस्ट ये सिस्ट नहीं है। आप यूँ समझें कि ओवरीज में एक कैफियत है कि जिसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे से फॉलिकल्स जो हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, छाले से समझ लें बन रहे हैं, और उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। इसकी प्रेवलेंस जब हम देखें पाकिस्तान में जो कही जा रही है, कुछ एक दो स्टडीज़ जो हुई हैं, तो वो ऑलमोस्ट 50 to 52% बताई जाती है। ओवर द टाइम अगर देखें अपने एक्सपीरियंस को, तो पहले जितने पेशेंट हम देखा करते थे अब से 15 साल पहले, 20 साल पहले, उससे कहीं ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। अब इसमें हम ये कंफर्म कभी भी नहीं कह सकते अगर हम साइंटिफिकली बात करें कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हमने पहले कभी कोई उसका इस तरह से डाटा कलेक्ट नहीं किया, निकाला नहीं। जब ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा ही इस तरह के पेशेंट्स आने लगे तो इस पर कुछ स्टडीज़ हुई और कुछ डाटा कलेक्ट किया गया। तो दोनों बातें हो सकती हैं। एक ये भी हो सकता है कि इंसिडेंस बढ़ रहा हो, और दूसरा ये भी हो सकता है कि अवेयरनेस बढ़ रही हो। ये बेसिकली एक हार्मोनल इम्बैलेंस की स्टेट है जिसमें आपके हार्मोन्स ख़राब होते हैं। मोस्टली कैसे पता चल रहा होता है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, पीरियड्स जो है वो प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं, स्किप होना शुरू हो जाते हैं, पहली स्टेज में इवन लाइट भी होना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट कहता है कि कंप्लेंट करता है कि मुझे सिर्फ एक दिन हल्की सी स्पॉटिंग हुई, हल्की सी ब्लीडिंग हुई, बस उसके बाद वो वफ़ा बढ़ता जाता है, फिर पीरियड स्किप होने शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली कुछ पेशेंट्स जो हैं वो इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि वेट गेन हो रहा है विच इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी ट्रीटमेंट, एनी मेजर्स, लाइफस्टाइल मेजर्स। जिस एज में ये डायग्नोज हो रहे हैं उसमें वैसे भी बॉडी में हार्मोनल शिफ्ट बहुत सारे हो रहे होते हैं बच्चियों के आफ्टर द प्यूबर्टी। तो एक्नी उसका भी एक पार्ट है जो हार्मोनल शिफ्ट हो रही होती है। लेकिन अमूमन हिर्सुटिज्म यानी कि चेहरे पे बाल आ जाना मोटे मोटे से, नॉर्मल बाल जो होते हैं, अब पेशेंट ने इतना कुछ ये सुन रखा है कि वो नॉर्मल जो बाल हैं उसको भी आके बाज़ औक़ात माएँ ले आती हैं बच्चों को कि जी इसके बाल आ गए। वो बाल नॉर्मल हैं, उसमें परेशानी होना। लेकिन मोटे मोटे बाल जो आना, जैसे कभी हल्की फॉर्म में तो शुरुआत होती है, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल इस तरह जैसे कि एक बियर्ड की फॉर्म में भी समटाइम्स एक्सट्रीम पे आ सकते हैं। उन केसेस में जो है पेशेंट रुजू कर रहा होता है डॉक्टर के पास आके। पहले हम कहते थे कि पीसीओ जो है वो ओबेसिटी के साथ है, और वाकई देखते भी यही थे कि जो बच्चियां या औरतें ओवरवेट होती थी उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही होती थी। लेकिन अपने एक्सपीरियंस और टाइम के साथ ही हमने ये सीखा कि नहीं, जब पेशेंट इस तरह के सिम्टम्स के साथ आता है और हम उनके हार्मोन करवाते हैं, प्रोफाइल करवाते हैं और लैब्स करवाते हैं, तो उनमें वही पीसीओ की ही फाइंडिंग आ रही होती हैं। तो उसके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी अब लीन पीसीओ शुरू हुई है कि यानी वेट तो आपका एक ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हैं वो उसी तरह चल रहे होते हैं। मल्टीपल जैसे जीन इन्वॉल्वमेंट हैं, जीन जेनेटिक फैक्टर्स हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, लाइफस्टाइल है, आपकी डाइटरी हैबिट्स हैं। उसके अलावा जो माइक्रोबियल इन्वायरमेंट है गट का, उसके ऊपर भी आजकल बहुत सारी स्टडीज़ आ रही हैं कि इट कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन एंड सो मैनी थिंग्स एंड मे बी इन्वॉल्व इन ऑल दीज पैथोलॉजीज़। यंग एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, पोस्ट प्यूबर्टी फेज़ में आ रही हैं और उनमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ओबेसिटी के साथ ही आ रही होती हैं अमूमन। और माएँ जो हैं वो ख़ुद बता रही होती हैं कि जी ये हिलती नहीं है, ये जंक फूड खाती है। पढ़ाइयाँ बच्चों की आजकल ऐसी हैं, वो एज भी ऐसी होती है उनकी, या बच्ची वैसे नहीं हिलती या वो पढ़ाई के लिए बैठी रहती है, ट्यूशन से, कुरान से, इन चीज़ों से वो सारा वक्त उसको किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी का टाइम नहीं मिल रहा होता। आपका डाइटरी लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके फ़ास्ट फूड की चेन जो है वो हर जगह
खुली हुई हैं, इजीली अवेलेबल है। नॉर्मल खाना एक हांडी बनाने से ज़्यादा मेरे ख्याल में सादा सस्ता है कि एक बर्गर खा ले बंदा, जो हालात हैं आजकल। तो और फिर टेस्ट तो है ही, अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। अपने बच्चों को रोकते हैं हम, लेकिन नहीं मान रहे होते। तो मैं उनको यही गाइडेंस देती हूँ कि जी हेल्दी लाइफस्टाइल, आपकी चीज़ें क्यों चेंज हो रही हैं आपकी माँओं से, आपकी दादियों से, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल और आपकी डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं आपकी माँओं से और आपकी दादियों से। फ्रेश फूड लें, फ्रोज़न ना लें, टिन फूड ना लें, साथ में एक्सरसाइज करें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ दें, एक्टिव रहें, एक्टिविटी करें, चलते फिरते रहें। नहीं इस तरह से होता तो कम से कम 40 मिनट्स का एक टाइम अपने लिए निकालें। टीवी भी देख रहे हैं तो उस टाइम में साथ साथ एक्सरसाइज कर लें, तो मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों से बहुत बेहतरी आएगी। पास बच्चे जो हैं वो अपनी डाइट से और लाइफस्टाइल से और वेट रिडक्शन से ही अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं। और देखें, दवाएं तो सारी ज़िंदगी इंसान ले भी नहीं सकता, ठीक है, वो तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम दे रहे हैं। अगर उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपने अपना लाइफस्टाइल, डाइट सब कुछ करा के अपना वेट भी कम करके, मेडिसिन ने ओवरटेक करके आपकी साइकिल्स को, आपके सिम्टम्स को ओवरकम कर लिया और आप ठीक हो गए, बट फॉर हाउ लॉन्ग? उसके बाद जब पेशेंट मेडिसिन छोड़ देते हैं, लेकिन अगर लाइफस्टाइल और डाइट उसी पे आ जाए, वेट गेन दोबारा शुरू हो जाए, तो वही सिम्टम्स दोबारा रिकर कर जाते हैं। और ये मेडिसिन सारी ज़िंदगी तो कोई नहीं खा सकता। लिहाजा आपने अल्टीमेटली तो इसी पे जाना है कि आपने अपनी डाइट को, अपनी हैबिट्स को चेंज करके अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। स्ट्रेस में बेसिकली समटाइम्स स्ट्रेस ईटिंग शुरू कर देता है पेशेंट। जब स्ट्रेस ईटिंग शुरू होती है तो ज़ाहिर है कि वेट गेन शुरू होता है। वेट गेन शुरू होता है तो फैट डिपोजिशन के साथ साथ आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। बेचारा इसलिए भी स्ट्रेस में जा रहा है कि मैं सारी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन भी अपने ऊपर लगा ली, मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, लेकिन आउटकम उस तरह से नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि वेट एक रेजिस्टेंट चीज़ होती है जो कि चढ़ता तो बहुत ईजी है लेकिन फॉल करना बड़ा मुश्किल होता है। सिमिलरली बाल आए हुए हैं चेहरे पे, ज़ाहिर है ये भी एक स्ट्रेस है, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। वो लेज़र ट्रीटमेंट के लिए बार बार जा रहा है, उसको लेज़र कराना पड़ रहा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स डर्मेटोलॉजिस्ट वापस भेज रहा है कि नहीं जी आपको अपनी मेडिसिन भी शुरू करने की ज़रूरत है, अपना पूरा वर्कअप कराने की ज़रूरत है, उसके बगैर आपके ठीक नहीं होंगे। तो ये सारे स्ट्रेसेस ही हैं। मेरे ख्याल में बाज़ ऐसे भी हैं खैर कि जिनको हम चाहते हैं कि थोड़ा तो स्ट्रेस लें वो अपनी इस कंडीशन का, लेकिन पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स, अम्माएँ लेकर आ रही होती हैं, बच्चियाँ बिल्कुल नहीं सुन रही होती, ना माँओं की बात ना डॉक्टर की बात। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट ये समझता है कि जी बस डॉक्टर के पास आ गए, दिखा लिया तो सिर्फ दिखाने से हम ठीक हो जाएंगे। जो मेडिसिन उनको दी होती हैं, जिस तरह से एडवाइस की होती हैं, जो एडवाइस दी होती है, वो 2 महीने 3 महीने बाद अव्वल तो लॉस टू फॉलो अप हो जाते हैं, आएंगे ही नहीं। लेकिन जो 2-3 महीने के बाद जब आएंगे भी तो उन्होंने 3 महीने के लिए अगर मेडिसिन दी है तो उन्होंने 1 महीना ली होगी। उस 3 महीने के बाद आएंगे, वेट रिडक्शन का कह के भेजेंगे, तो जो वेट पहले जो था उनका वो 70 kg था, वो 74-73 हो चुका होगा। सो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें मेरे ख्याल में कि ये वो प्रॉब्लम है कि जिसमें डॉक्टर ने तो आपको गाइडेंस देनी है, मेडिसिन भी देनी है अगर ज़रूरत है तो, लेकिन पेशेंट का जब तक विल नहीं होगा, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ठीक हैं और ये तमाम सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी रूटीन में कोई टेस्ट कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको इस तरह की चीज़ नज़र आ रही हो, ऐसे साइन सिम्टम्स पता चल रहे हों, वहाँ पे आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। वो फिर आपके कुछ हार्मोन्स के टेस्ट हैं जो वो करवाएंगे, आपके अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। सबसे पहले तो आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है जो कि हर डॉक्टर को करना चाहिए, वो करके देखेंगे और उसके हिसाब से आपके तमाम हार्मोन्स के टेस्ट करवा के फिर आपको एक गाइडेंस देंगे कि आपने आगे फर्दर क्या करना। सबसे पहले तो आपका डाइटरी हैबिट और लाइफस्टाइल और वेट रिडक्शन, अगर वेट गेन के साथ हो रहा है। बाकी जो है कुछ मेडिसिन्स हैं जिनमें अमूमन हम मेटफॉर्मिन का यूज़ करते हैं, उसके अलावा जो है कुछ इनोसिटॉल का रोल है, उसके अलावा जो है ये हेल्दी डाइट और क्लीन ईटिंग
के ऊपर आजकल बहुत जोर है कि आपका गट जो है जब वो क्लीन होगा तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स सारे सॉल्व हो जाएंगे। एंडोमेट्रियोसिस से भी रिलेटेड डाटा आ रहा है, पीसीओ से रिलेटेड भी डाटा आ रहा है, तो इन चीज़ों पे भी हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होती है। अब हेयर ग्रोथ है तो उसके लिए आपने लेज़र ही करवाना है अगर ज़्यादा एक्सेसिव हेयर्स हैं। आपका मेडिसिन्स जो हैं वो जो आ चुके हैं बाल उनको ख़त्म नहीं कर देंगी। हाँ, वो ये हेल्प आउट ज़रूर करेंगी कि जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट परेशान है कि वो सेशन पे सेशन किए जा रहे हैं और बाल बार बार आए जा रहे हैं, वो चीज़ कम हो जाएगी बतदरीज और ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है तो हम पेशेंट को मोस्टली, वैसे मैं तो खैर जो पीसीओ की मेडिकेशंस हैं उसी पे देती हूँ, लेकिन अगर पेशेंट बहुत एप्रीहेंसिव है तो हमको उसको कुछ अरसे के लिए आर्टिफिशियल मेंस्ट्रुएशन भी करवा सकते हैं ताकि उसको थोड़े से तसल्ली रहे, पेशेंट एकदम से डिसहार्ट ना हो जाए कि जी मैं तो दवाइयाँ भी खा रही हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा। तो कुछ ऐसे हार्मोनल ट्रीटमेंट दे सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बाय दैट टाइम आपका जब नेचुरल बॉडी का मैकेनिज्म ठीक होगा तो आपके खुद ब खुद अपनी भी मेंस्ट्रुएशन ठीक हो जाएगी। अगर ट्रीट ना करवाया जाए तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उसमें एक तो इनफर्टिलिटी ही है, सब फर्टिलिटी है, सेकेंडरी सब फर्टिलिटी है कि जिसको पहले बच्चे हैं लेकिन आगे नहीं हो रहे क्योंकि डिजीज़ बाद में अपेयर हुई है। सिमिलरली जो आपका डायबिटीज़ है उसका रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हाई से हाई होता जा रहा है, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है आपको। ये वो पेशेंट हैं जिनमें प्रेगनेंसी में भी जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है उनका रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपको लॉन्ग टर्म में एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है और उसकी हाइपरप्लेजिया जो है वो कैंसर को लीड करता है। लेकिन डरने की बात नहीं है, उससे बहुत पहले से आपको साइन सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, यंग एज में ही ये बात की बातें, और उसमें आप उसको पहले से ट्रीट करें, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, उसको मैनेज करें और मेंटेन रखें।